दोस्तों, एक बड़ी लड़ाई कांग्रेस दिल्ली में बैठी सरकार से लड़ने वाली है। ये लड़ाई उसके लिए है जिसमें सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट हो गई और अब सरकार उनकी सारी चिंताओं को भ्रामक करार दे रही है, जिसमें कईयों को एक्सपर्टीज है जिनका काम ही यही है, लेकिन सरकार अपनी बातों पर अड़ी है। इधर राहुल की फौज तैयार है, दिल्ली में बैठी सरकार को हिलाने के लिए प्लान तैयार है। ये प्लान अरावली पर्वतमाला को बचाने को लेकर है। दोस्तों, अरावली रेगिस्तान को रोकती है, बारिश के पानी को धरती में उतारती है, भूजल रिचार्ज करती है, तापमान को संतुलित रखती है और लाखों इंसानों, जानवरों और पक्षियों का घर है। अगर अरावली नहीं बचेगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए न पानी बचेगा, न हवा और न ही जीवन की गारंटी। ऐसे तमाम दावे हो रहे हैं। अरावली को खतरा है, फिर भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तर्क ऐसा दे रही है जिसको हमारे जैसे लोग पचा नहीं पा रहे हैं। हमें डर है कहीं अरावली का अस्तित्व भी खत्म ना हो जाए। इस डर की ढेर सारी वजह है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अरावली पहाड़ियों को बचाने को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया एक फैसले के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को जंगल के रूप में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। अब जबकि क्लासिफाई नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, धड़ल्ले से पर्यावरण से खिलवाड़ होगा। इस आदेश के सामने आते ही पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में युवा सेव अरावली को लेकर अभियान चला रहे हैं। असल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में अरावली क्षेत्र की लगभग 10,000 पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा बताया था। साथ ही ये सिफारिश भी की गई थी कि इन इलाकों में खनन गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इस चिंता पर राजस्थान की भजनलाल सरकार बौखला गई। इस रिपोर्ट के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राज्य सरकार ने दलील दी कि यदि इस रिपोर्ट को पूरी तरह लागू किया गया तो प्रदेश में चल रही अधिकतर खनन गतिविधियां बंद हो जाएंगी। राज्य सरकार के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में नए सिरे से कानून बनाने की जरूरत है और तब तक पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखा जा सकता है। दरअसल अरावली को परिभाषित करने के लिए एक नई सीमा तय की गई है। आसान शब्दों में कहें तो अब 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली की श्रेणी में माना जाएगा। जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची होंगी उन्हें जंगल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। इस परिभाषा का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आरोप है कि कई कंपनियां खनन के लिए 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को भी 60 या 80 मीटर ऊंचा बताकर रिकॉर्ड में दर्ज करा रही हैं ताकि वहां माइनिंग की अनुमति मिल सके। लेकिन इसका बचाव पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कुछ इस तरह से कर रहे हैं, मुझे लगा वो खनन करने वाले कंपनियों के प्रवक्ता हैं। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी
ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी, उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है, वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली की पहाड़ियों को कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ यूट्यूबरों ने गलत तरीके से भ्रम फैलाया। अरावली के कुल 1,44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 217 किलोमीटर यानी केवल 0.19% हिस्से में ही माइनिंग की इजाजत है। अब इसे क्या कहेंगे? चलिए, अगर 217 किलोमीटर में ही माइनिंग होनी है तो इससे क्या पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा? अभी दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण की हालत क्या है? क्या सरकार को वो दिख नहीं रहा? दोस्तों, भूपेंद्र यादव हैं तो राजस्थान के अलवर से सांसद। इनके बयान से ऐसा लग रहा है राजस्थान के होकर भी मंत्री जी सबसे पहले राजस्थान का ही सफाया करना चाहते हैं। भूपेंद्र यादव ने पहले सरिस्का क्षेत्र का पुनर्गठन कर बड़े व्यापारियों को होटल खोलने का निमंत्रण दिया और अब अरावली हिल्स की ऊंचाई तय करवाकर उसके अस्तित्व को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है, अरावली की गोद में पले आगे बढ़े पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उसी को धोखा दे रहे हैं। सवाल तो यह है, अगर अरावली सुरक्षित करने के लिए परिभाषा देनी थी तो 100 मीटर ही क्यों? आप 1 मीटर करके क्यों नहीं दे रहे? अवैध खनन नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? आखिर इस क्षेत्र में खनन करने की इजाजत ही क्यों देना? अब आप बताइए, हमारे लिए शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण जरूरी है या फिर अरावली के सीने को चीरकर खनिज पदार्थ निकालना? दोस्तों, अरावली पहाड़ियां पूरे उत्तर भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अरावली का दक्षिण पश्चिम सिरा गुजरात में पालनपुर के पास स्थित है, जहां माउंट आबू मौजूद है। राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा फैला हुआ है, जो लगभग 13 से 15 जिलों को कवर करता है। राजस्थान में ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ तक फैली हैं। सरल शब्दों में कहें तो अरावली 4 राज्यों में फैली हुई है और इसके संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो इसका असर सिर्फ पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ सकता है। गर्मी और तापमान बढ़ सकता है, जल संकट गहरा सकता है, सांस संबंधी बीमारियां बढ़ेंगी और लोगों का पलायन भी हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है। अरावली विवाद को समझने के बाद एक और बड़ी समस्या सामने आती है। ये समस्या सिर्फ 1-2 राज्यों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है। इससे राज्यों को भारी राजस्व का नुकसान होता है, पर्यावरण का शोषण होता है और इसका फायदा कुछ गिने चुने कंपनियां और उद्योगपतियों तक सीमित रह जाता है।
अवैध खनन को लेकर कुछ भरोसेमंद आंकड़े भी मौजूद हैं जो इस स्थिति की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाते हैं। अवैध खनन के सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना में सामने आए, वहीं सबसे कम केस गोवा में दर्ज किए गए। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों को इस अवैध खनन की वजह से राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश सरकार को तो सीधे सीधे 409 करोड़ रुपए की चपत लगी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरावली के पहाड़ी बड़े संकट में है, देश में कुछ और ऐसी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जहां अवैध खनन का काम चल रहा है। पश्चिमी घाट इसका एक बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल तक इसकी चोटियां मौजूद हैं। आयरन, मैग्नीज, लाइमस्टोन और बालू का सबसे ज्यादा खनन इन्हीं पश्चिमी घाटों में किया जाता है। नियमगिरी पहाड़ियों का भी शोषण कई सालों से चल रहा है। ओडिशा के दक्षिण पश्चिम में स्थित यहाँ सबसे ज्यादा बॉक्साइट का खनन होता है। ओडिशा में स्थित निशिंता हिल भी अवैध खनन का शिकार है। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर अरावली में खनन को रोका नहीं गया तो अन्य पर्वतमालाओं पर भी इसका असर होगा। अब इसी को देखते हुए कांग्रेस ने तय कर लिया है कि इसके खिलाफ सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली कूच करने का इरादा कर लिया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके सरकार को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने लिखा है, मोदी सरकार हमारे देश की सबसे पुरानी धरोहर अरावली को खत्म करने पर तुली है। इस मामले में हम सरकार का विरोध करते हैं। हमने तय किया है कि हम 9 जनवरी 2026 से राजस्थान से दिल्ली तक की साइकिल यात्रा करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे। जो भी लोग अरावली को बचाना चाहते हैं वे हमारे साथ जुड़ें और इस मुहिम का हिस्सा बने। तो साफ है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने वाली है और अपनी इस मुहिम से जुड़ने के लिए जनता से आह्वान कर रही है। साथ आइए, क्योंकि अरावली को बचाना है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।